तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इन पंक्तियों के साथ हम स्वागत करेंगे आपका हमारे इस वीडियो में। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की वर्षगांठ को पूरे देश में पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। भारत की आज़ादी में नेताजी की अहम भूमिका रही है, जिनके पराक्रमी एवं साहसी व्यक्तित्व का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। एक ऐसे मार्गदर्शक एवं प्रवक्ता जिनके शब्दों ने लाखों युवाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। नेताजी माता प्रभावती बोस और पिता जानकीनाथ बोस की 9वीं संतान थे। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने रेवेंसॉ कॉलेजिएट स्कूल कटक से की। बचपन से ही वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। वो हमेशा से देश विरोधियों पे सख्त कार्रवाई के पक्षधर थे और इस वजह से उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेसर जिसने भारतवासियों को लेके आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी उस पर हमला कर दिया। और फिर बाद में उन्होंने दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से स्नातक की डिग्री स्कॉटिश चर्च कॉलेज से ली। 1919 में अपने पिता के दबाव में आके उन्होंने भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा लंदन में दी और उसमें उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। हालांकि कुछ समय के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन रह के कार्य करना उन्हें स्वीकार नहीं था। उसके बाद वो वापस अपने देश लौट आए और खुद को देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनके वो महात्मा गांधी के प्रभाव में आए और उन्हीं के सुझाव के कारण नेताजी को देश की राजनीति में चित्तरंजन दास का मार्गदर्शन मिला और 1923 में उन्हें कांग्रेस युवा मोर्चा का राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने आज़ादी से जुड़े अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वराज नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। अपने प्रभावशाली एवं देश हित में समर्पित अपने विचारों के कारण नेताजी युवाओं में खूब प्रसिद्ध हुए और सभी के लिए मार्गदर्शक बने। इस दौरान नेताजी कई बार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से जेल भी गए। 1927 में जेल से छूटने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। वर्ष 1930 से 38 के दौरान नेताजी ने यूरोप की यात्रा शुरू की, जहां वो भारतीय विद्यार्थियों एवं यूरोप की कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों से मिले, जिसमें बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर भी शामिल थे। 1938 में जब वो भारत वापस आए तब उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। नेताजी पूर्ण स्वराज या सेल्फ गवर्नेंस के समर्थक थे और वो महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयोग किए गए अहिंसावादी विचारों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और उनके हिसाब से आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत पे बलपूर्वक दबाव भी आवश्यक था। महात्मा गांधी से इन्हीं विचारों के मतभेद के कारण 1939 में उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया और तभी उन्होंने कांग्रेस के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का निर्माण किया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार भी नेताजी पे कड़ी निगरानी रखने लगी। जिससे बचने के लिए 1941 में नेताजी नाजी जर्मनी आ गए, जहां से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए इंडियन नेशनल रेडियो या आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिसके जरिए उनके और बर्लिन में एकत्रित और भी क्रांतिकारियों के विचारों का प्रसारण देश भर में कई भाषाओं में किया जाने लगा। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अंग्रेजी सेना को हराकर लगभग सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पे कब्जा कर लिया था और इसी युद्ध में जापान के द्वारा बंधक बनाए गए अंग्रेजी सरकार के अधीन कार्य करने वाले लगभग 45,000 भारतीय सैनिकों को एकत्रित करके आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया गया, जिसमें जनरल मोहन सिंह की अहम भूमिका रही, जो पहले भारतीय ब्रिटिश सेना में अफसर थे। 1943 में नेताजी आज़ाद हिंद फौज का मार्गदर्शन करने सिंगापुर पहुंचे
और तभी से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से प्रसिद्धि मिली। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए आजाद हिंद फौज का मार्गदर्शन किया। फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पे विजय प्राप्त करने के बाद पहली बार अंग्रेज मुक्त भारत का झंडा वहां फहराया, जहां से वे रंगून और म्यांमार होते हुए कोहिमा और इम्फाल के जरिए भारत में प्रवेश किया। मणिपुर, कोहिमा और इम्फाल पे विजय प्राप्त करने के बाद भारतीय ब्रिटिश आर्मी और आजाद हिंद फौज के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया और आखिरकार आजाद हिंद फौज के प्रयास नाकामयाब हो गए। सिंगापुर पे फिर से अंग्रेजों की हुकूमत हो गई। इस युद्ध में फौज के कई सेनानी मारे गए और बहुतों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस बच निकले और मंचूरिया चले आए। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन दुर्घटना में नेताजी की जान चली गई। हालांकि नेताजी की मृत्यु को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और बहुत सारे तर्क दिए गए हैं उनकी मृत्यु को लेकर। जैसे नेताजी प्लेन दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि ये कहानी बनाई गई ताकि नेताजी सोवियत संघ जा सके, जहां उन्हें धोखे से अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया और यातनाएं दी गई और इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। एक पेरिस स्थित इतिहासकार का कहना यह था कि फ्रांस सीक्रेट सोसाइटी के हिसाब से नेताजी 1947 में जीवित थे और जो प्लेन दुर्घटना में हुई उनकी मृत्यु के सिद्धांतों को सिरे से खारिज करती है। कुछ सिद्धांतों के हिसाब से नेताजी ने भारत में ही गुमनामी बाबा के नाम से एकांतवास ले रखा था, जो 1985 तक जीवित थे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नेहरू सरकार के द्वारा दिए गए प्लेन दुर्घटना के सिद्धांत इसलिए भी खोखले हैं क्योंकि नेताजी के मृत्यु के बाद भी उनके परिवार पर निगरानी रखी गई, ये सोच के कि अगर नेताजी आज़ाद भारत में वापस लौटते तो अपने लोकप्रियता की वजह से नेहरू नहीं, नेताजी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ता, जिससे महात्मा गांधी की मंशा को क्षति पहुंचती। तो ईश्वर ही जाने सत्य क्या है और इस पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। लेकिन जो भी हो, देश की स्वतंत्रता में नेताजी के योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्शाया जाता रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हुए उम्मीद करेंगे कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।